ये है बात आज की चैनल। पृथ्वी दिवस है आज और इस अवसर पर हम एक विशेष आयोजन कार्यक्रम आप लोगों की अदालत में पेश कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस यानी आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश, इन सब का एक मिला जुला स्वरूप जो है वो है पृथ्वी। ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी भी एक नक्षत्र, और पृथ्वी पर हम किस तरीके से इस पृथ्वी को हम जी रहे हैं, पृथ्वी हमारे साथ क्या सलूक कर सकती है, हम पृथ्वी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, बस आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्योंकि हम अजमेर से जुड़े हुए हैं, लेकिन संदर्भ जो रहेगा वो पूरा अजमेर का रहेगा। तो अजमेर के बारे में अगर बात की जाए और फिर अजमेर के पर्यावरण की बात करें, अजमेर की झीलों की बात करें, अजमेर के गली कूचों की बात करें, अजमेर के पहाड़ों की, नदी की, नालों की और झरनों की बात करें, तो हमें दो व्यक्ति याद आते हैं और दोनों व्यक्ति युवा हैं। युवा को उल्टा करेंगे आप वायु, तो ये दोनों वायु पुत्र हैं। एक तरफ मेरी तरफ पास बैठे हुए हैं ध्रुपद मलिक, जो पर्यावरण विज्ञ हैं, और आप उनके नाम को हमेशा अखबारों में पढ़ते रहे होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आता है और आज राणा सागर की धरती हिलती है, अजमेर के ऐसे लोग जो विध्वंसक प्रवृत्ति के हैं उन लोगों के कलेजे हिलते हैं, जब प्रशासन का दम्भ गिरता है, जब बिल्डिंग्स जो बनाई हुई गिरती हैं, तो ध्रुपद का नाम अग्रणी आता है। क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए ध्रुपद मलिक अपने आप में एक अथॉरिटी हैं। मेरे इस तरफ बैठी हुई है डॉक्टर सृष्टि भार्गव। आप भी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, यूं पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए जो अवेयरनेस कार्यक्रम किया है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग से पहचान बताता है। आप ताज्जुब करेंगे कि जहरीले नाग इनके वश में रहते हैं। हालांकि ये शादीशुदा है, इसलिए उस तरफ मैं कोई वो नहीं करूंगा कोई टिप्पणी, लेकिन नाग देवता जो हैं वो इनके चरणों में रहते हैं, क्योंकि ये नागों को पकड़ने में माहिर समझी जाती हैं। नाग रेस्क्यू करने के अंदर कल हमने एक विशेष कार्यक्रम आपके इंटरव्यू में लिया था। आज मैं दोनों का स्वागत करता हूं। ध्रुपद, तुम्हारा भी स्वागत और सृष्टि आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं ध्रुपद से बात शुरू करना चाहूंगा। ध्रुपद, अजमेर के अंदर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होनी चाहिए थी और कौन नहीं निभा पा रहे? ना प्रशासन निभा पा रहा, ना राजनेता निभा पा रहे, ना यहाँ के नागरिक निभा पा रहे। तो आखिर इसको पर्यावरण को कौन बचाएगा? इस पर्यावरण के खतरे क्या क्या हैं? बेसिकली तो सर, पर्यावरण को पहले बचाने के लिए लोगों को खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट में टेक द इनिशिएटिव, बट कितना गवर्नमेंट करेगी? एक गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। जब तक हम जॉइंटली गवर्नमेंट के साथ कोई वर्क नहीं करेंगे, द गवर्नमेंट विल नॉट कोऑपरेट अस। एंड मोस्ट अभी हमने जो ये केसेस देखे, आना सागर का भी देखा, अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मैंने पेपर में भी पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन के कारण अजमेर का भी जो पर्टिकुलेट मैटर है वो भी बढ़ रहा है। जो आपका एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो भी राइज करने लगा है अब धीरे धीरे। तो यस, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, बट उसके साथ साथ में एक सिटीजन्स की भी फंडामेंटल ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल उनको एक फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है ताकि वो एक एनवायरनमेंट को अपने नेचुरल वे में मेंटेन रख सके। या ये तो हुआ बिल्कुल राजनीतिक जवाब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रैक्टिकल क्या क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल क्या क्या करना चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि हमें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइंडफुल रहना चाहिए। हमारे आसपास जो प्रकृति है उसके लिए माइंडफुल रहना चाहिए। हम जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे यूज़ करते हैं, आजकल बहुत सस्टेनेबल चीज़ें आ गई हैं, तो जो हम सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, हम कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम कितने पैकेज्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। पहले तो ऑप्शंस नहीं थे कि हम मतलब साबुन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, डायपर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सैनिटरी पैड के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, पर आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ गए, सस्टेनेबल ऑप्शन, जहाँ पर एक छोटा सा टैबलेट होता है और वो आप पानी में घोलो और आपका एक सस्टेनेबल हैंड क्लीनर है, सोप है, ये सब बन जाता है। तो उसके अंदर जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। तो एक तो प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है ना। दूसरी बात, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी तरफ जाना है। जैसे अभी क्योंकि विमेन हेल्थ के ऊपर भी एक चर्चा हो सकती है, लेकिन सैनिटरी पैड्स की जगह हम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। डायपर्स की जगह आजकल बहुत सारे रीयूजेबल डायपर्स आ गए हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स लाइक
हर एक इंडिविजुअल को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने की जरूरत है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब एक दिन में वो कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दिन में वो कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कितना वेस्ट जनरेट करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में रिलेटेड टू प्लास्टिक? तो सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इट इज एन ऑल्सो ए पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी। जनरली कंपनीज को EPR मेंटेन रखना पड़ता है, जिसके अंदर ये होता है कि जितना प्लास्टिक वो जनरेट कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर डेटा रखते हैं ताकि उसको कलेक्शन भी किया जा सके। ऐसा हो रहा है? नहीं, अभी नहीं, मतलब एक आपने नियम बना दिया कि आप फेल। हाँ, दैट पॉलिसी इज टोटली फेल। मैंने उस पर कई कंपनीज को मेल भी लिखे कि आपका कितना पर ईयर जनरेट हो रहा है और कितना पर ईयर उसको रिसाइकिल कर रहे हैं या फिर उसको अपसाइकलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे पास आज तक एक भी कंपनी का जवाब नहीं आया उस केस के लिए। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आप उत्पादन तो किए जा रहे हैं yes. और उसको सोसाइटी से उसे वापस लेने की कोई कार्रवाई उस उत्पादन का कोई डेटा भी नहीं है। हाँ, कितना उत्पादन हो गया, कितना हमने प्रोडक्ट बेच दिया, कितना हमने उस प्रोडक्ट के जो बाय प्रोडक्ट था, जो उसका प्लास्टिक था, उसको हमने रिसाइकिल कर दिया, उसका भी कोई डेटा नहीं है। ना CPCB के पास है, ना RSPCB के पास है। और वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल कोई निगरानी, कोई नियंत्रण कुछ है? एज पर तो एक्ट जो सर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो CPCB और RSPCB की है। बट ये टोटली जो डेटा है ये टोटली वेबसाइट्स के ऊपर, मैंने जहां तक जो भी मैंने रिसर्च करी है उसके ऊपर कोई भी डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है कि पर कंपनी पे ये आपको मिले कि कितना वो जनरेट कर चुकी है, कितना इंपोर्ट कर चुकी है, कितना एक्सपोर्ट कर चुकी है और कितना उसको रिसाइकिल या अपसाइकिल कर चुकी है। ऐसा कोई भी डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है कोई भी वेबसाइट पे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए जब ये सारी चीजें हो रही हैं? अब अपर या तो यह है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे महसूस भी करते जाएं, हम शोध भी करते जाएं और उसे बर्दाश्त भी करते जाएं। इसके लिए हमें रिएक्ट किस तरीके से करना चाहिए या सोसाइटी की जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? मैंने तो सर जो सबसे पहली चीज़ थी, मैंने डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच किया कि आप अपनी पॉलिसीज़ मेरे को बताएं कि आपने आज तक क्या क्या उसमें किया। आज तक मेरे पास उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ रूल्स। अवेयरनेस ऑफ रूल्स अभी तक मैंने इतना देखा नहीं कि लोगों में कुछ है भी। मैंने कई लोगों से बात करी, मैंने कहा ऐसा ऐसा करना होता है, तो उनको तो ये सब नया कॉन्सेप्ट लगा कि ऐसी चीज़ें भी होती है कि EPR पॉलिसीज़ भी होती है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो बेसिक चीज़ जो है वो तो है अवेयरनेस। उसके बाद कंपनीज की एक बड़ी जिम्मेदारी है, म्यूनिसिपल्स की भी है। एक्चुअली में एज पर द लॉ दे हैव टू कोलैबोरेट विद द म्यूनिसिपल्स टू कलेक्ट देयर प्लास्टिक वेस्ट और उन सबका एक डेटा बना के उनको अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करना होता है। उसके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब हम कर रहे हैं ये तो करना इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जब तक ये होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। और उससे पहले हर एक इंडिविजुअल को, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक इंडिविजुअल को अपना प्लास्टिक प्रोड्यूस कम करना चाहिए। ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए जिनके यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट कम जनरेट होता है। ऐसी सस्टेनेबल कंपनीज को हमें प्रमोट भी करना चाहिए और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और उनके प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। सस्ती ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो या चाहे ध्रुपद कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, हाँ। दोनों जो बात कर रहे हैं वो ऐसी अपर क्लासेस की कर रहे हैं जिनका आम आदमी से कोई रिश्ता ही नहीं है। और सच पूछो तो आम आदमी ये समझता ही नहीं है जिस भाषा को आप बोल रहे हैं। आम भाषा जो 80% किसान लोग हैं या हमारे अजमेर के अंदर भी मजदूर और सलवारा वर्ग के लोग हैं, मजदूरियां करते हैं, ये करते हैं, ये लोग कुछ नहीं समझते। उनको तो जो पॉलिथीन में आपने दूध की थैली दे दी वो लेके आ जाएंगे और उसको वो वही फेंक देंगे। उनका ना प्लास्टिक प्रोड्यूस और प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन भी बहुत कम है। ज्यादातर जो वेस्ट जनरेशन आ रहा है ना वो अपर मिडिल क्लास से ही आ रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा एक दूध की थैली यूज करते होंगे, पर हम मिंत्रा से पैकेट्स मंगाते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब आप सोचिए कि वहां से पैकेट होता है, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। तो व्हाई नॉट प्रमोट लोकल? एक गरीब आदमी कितना प्लास्टिक कंजम्पशन करता होगा, कितना वो गाड़ी में घूमता होगा, कितना धुआं निकालता होगा। वो गरीब आदमी बस से जा रहा है। एक बस जितना कार्बन प्रोड्यूस करती है उसके कंपैरिजन में आप सोचिए एक इंसान जो अकेले जा रहा है गाड़ियों के अंदर वो कितना एक्चुअली में इस प्लास्टिक को लेके जर्मनी में एक पॉलिसी है। जर्मनी में अगर आप कोई भी बस या कोई भी आप दूध की थैली, कोई भी आप प्लास्टिक पानी की बोतल लेते हो, क्योंकि वहाँ पैकेज वाटर मिलता है, उसके ऊपर एज अ प्लास्टिक की कॉस्ट, अपसाइकलिंग कॉस्ट, जैसे अगर 10 रुपए की बोतल है तो वो $13 पाउंड्स की मिलती है। आफ्टर जब आप उसको कंज्यूम कर लो, आप उस बोतल को जब जमा कर दोगे तो वो बोतल से आप जो आपने $3 एक्स्ट्रा दिए थे वो आप कॉस्ट उससे वापस रिफंड ले सकते हो। तो ये फॉरेन में ये टेक्नोलॉजी है, कई जगह चल रही है, जापान में चल रही है। जापान में भी यही पॉलिसी है कि आप जब अपना जो भी आप प्लास्टिक लेंगे उस पर एक प्लास्टिक की अपफ्रंट कॉस्ट लगेगी, एंड जब आप वो प्लास्टिक वापस गवर्नमेंट को जमा कर देंगे देन यू विल गेट अ प्राइस फॉर इट। ऐसा संभव है अजमेर में या इंडिया में? ये संभव है, लगता है आपको ऐसा?
है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह की पॉलिसीज निकाल तो सकती है, लेकिन फिर से वही आता है कि हम में कितना सिविक सेंस है और हम में कितनी माइंडफुलनेस है। चलिए, अपन अर्थ पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, तो अपन ने बात तो ये तो कर ली, चलिए इधर की पृथ्वी की बात की जाए कि पृथ्वी अजमेर के अंदर जो पृथ्वी का जो पोर्शन है 8-10 किलोमीटर का, जो अजमेर शहर का हिस्सा है, इसमें हम किस तरीके से पर्यावरण को नष्ट होते हुए देख रहे हैं। आप लंबी लड़ाई इस पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आपने क्या क्या कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं आप अजमेर को लेकर? सबसे बड़ा तो है सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वायलेशंस आर डन बाय देम ओनली। तो जब गवर्नमेंट अगर कोई नॉर्मल पर्सन गलत करता है, या नॉर्मल पर्सन वही पार्क की ज़मीनों में कुछ बना देता है, उसको तो आप जाके आराम से 2 मिनट में बुलडोजर लगा के तोड़ देते हैं। बट अब जब गवर्नमेंट खुद अंडर वायलेशन है, देन दे आर आस्किंग कि साहब हम यहाँ से पार्क को हटा के हम एक नई जगह कहीं गांव में पार्क दे देंगे, कहीं गांव में हम वेटलैंड न्यू क्रिएशन कर देंगे। दैट इज टोटली अनसस्टेनेबल सॉल्यूशंस दे आर गिविंग। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला कर देती है जो 17 तारीख को आने वाला है, 16 तारीख को आने वाला है, और वो कह देते हैं कि हाँ ये पाथवे नहीं टूटेगा और ये वेटलैंड जो है वो जहाँ ये इन लोगों ने बताई है वहाँ ट्रांसफर हो सकती है, तो आप क्या सोचते हैं कि अजमेर के अंदर क्या बचेगा? एक्चुअली में सर अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि पिछले कई केसेस में जो कोस्टल एरियाज में होटल्स बने थे, तब तो फिर बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। जो एक होटल था गोवा के अंदर कोस्टल एरियाज में, आपने उनको डिमोलिश कर दिया विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स, और यहाँ पे आपने इनको एक अलग प्रिविलेज दे दी कि साहब नहीं, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द पार्क, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द पाथवे। एक्चुअली में एक कंफ्यूजन जो वहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि पाथवे आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ लेक बना हुआ है, जो उनको कंफ्यूजन हो रहा है। उनको अभी ये नहीं मालूम है कि पाथवे इनसाइड 7 वंडर बना हुआ है। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, समझने की प्रॉब्लम है, और कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक्सप्लेन करने की हम इस बार कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। पिछली पेशी में भी जस्टिस ओखा ने यही कहा था कि वी डोंट वांट दीस सच टाइप ऑफ प्रीलिमिनरी प्लान्स, वी वांट स्टेबल प्लान, अ सॉलिड प्लान, उसके बाद ही हम इसको कंसिडर करेंगे। तो अभी तक ऐसा कोई, और इवन जो अभी जगह भी सेलेक्ट करी हैं, जहाँ पे भी जो ये जगह सेलेक्ट करी हैं, एक भी कमेटी में अजमेर का कोई लोकल नहीं है। ऑल आर फ्रॉम जयपुर, उदयपुर। अगर कोई अजमेर का है भी तो वो ही अधिकारी है जो उसमें ऑलरेडी उसको बनवाने में इन्वॉल्व रहा है। हाउ दे कैन थिंक फॉर द एनवायरनमेंट। चलिए, आप क्या सोचते हैं अजमेर के इस वेटलैंड? और मैं पूरी तरह से इनसे सहमत हूँ, और अजमेर की लोकल जो पब्लिक है उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं लोकल से बात करती हूँ बोलते अरे हमारे तो इतना अच्छा वॉकवे बन गया अजमेर में, कुछ तो अच्छा हुआ, आप वो भी गिराने पे लगे हुए हो। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोकल जब तक अवेयर नहीं होगा, जैसे इन्होंने बताया गोवा में ये सब हुआ, गोवा में बहुत एक्टिविज्म चल रहा है, और सारा एक्टिविज्म इसलिए चल रहा है क्योंकि गोवा के लोकल लोग चाहते हैं खुद का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, इसलिए वहां पे एक्टिविज्म जो है वो सक्सेस है। हमारे अजमेर में एक्टिविज्म सक्सेस नहीं होता क्योंकि लोकल आदमी वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। एक्चुअली में क्रिटिसिज्म इज एवरीवेयर। जब ये पाथवे और ये 7 वंडर बना हुआ था, जब भी लोगों को दिक्कत थी कि हमारा पानी आ गया, इसको तो हटाना चाहिए, इसको तो करना चाहिए। अब जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अगेन उनको प्रॉब्लम है कि साहब यहाँ पे गरीब आके एटलीस्ट ताजमहल तो देख के चला जाता है। आई थिंक अवेयरनेस इज द की, अवेयरनेस की है। हाँ, तो उसमें एक चीज है, जैसे अब आप लोग बात कर रहे हैं, उससे मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दर्शक जो लोग हैं वो विकास को के रूप में तो विकास तो देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा विनाश नहीं देख रहे। और जिस तरीके से पानी भरता है, ड्रेनेज सिस्टम ने बंद कर दिया। आना सागर 18 फुट की गहराई का एक बहुत बड़ा तालाब झील थी, और झील के अंदर मतलब 18 फुट और कहाँ 13 फुट। तो जितने फीट कम हुए हैं, पानी आना कम नहीं होगा, भरेगा उसके अंदर, और भरने के बाद में वो जो तबाही मचाता है, पिछली बार जो तबाही मची वो सिर्फ ये 7 वंडर पाथवे और दूसरे जो निर्माण इस नाले के आसपास हो रखे, झील के पास हो रखे, उससे हो रखे। तो मैं कल बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं चाहता हूं कि जनता को आज फिर इस कार्यक्रम में बताएं कि जो वेटलैंड है, उस वेटलैंड के अंदर जिस तरीके का वेटलैंड का निर्माण हुआ है या आना सागर में जो है, वो किस किस लेवल पर, किस लेयर पर हुआ है, वो बताएं। तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि 5 हिस्से होते हैं एक वेटलैंड के। जो बीच का होता है वो एक्वेटिक होता है, उसके बाद आता है एमरजेंट जहाँ पे डेप्थ कम होती जाती है। एमरजेंट के बाद में आता है वेट मेडो। वेट मेडो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लैंड दिखता है, उसके ऊपर पानी दिखता है, मतलब आप पानी के नीचे लैंड देख सकते हो। उसके बाद आता है, बिल्कुल, उसके बाद आता है श्रब एरिया, जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और श्रब एरिया में भी पानी आपको दिखेगा, मतलब मिट्टी गीली दिखेगी। उसके बाद आता है अपलैंड। अपलैंड में क्या होगा, मिट्टी जमीन तो सूखी दिखेगी, लेकिन उसके ऊपर पेड़ पौधे होंगे। अब जो कंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो अपलैंड के बाद कुछ मीटर जगह छोड़ने के बाद होने चाहिए। पर इन केस ऑफ आना सागर
हम जो इमरजेंट एरिया है वहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ, नो कंस्ट्रक्शन जोन बना दिया गया है। कोर्ट ने कह दिया कि 250 मीटर से इस तरह बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहीं बनाए जा रहे हैं। और फिर अगर बना रहे हैं, पानी कम हो रहा है और निर्माण ज्यादा हो रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर ये आप लोग ये सोचते हैं, शहर के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि यही तबाहियां आपके अगर जिंदगी के अंदर लिखी हुई हैं, तो ये तो होंगी। क्योंकि आप अगर 7 वंडर को तोड़ने में दुखी हो रहे हैं, यार इतना बड़े ताजमहल थे, हम 7 बच्चों को दिखा के 7 आश्चर्य घर पे ही दिखा देते थे, हमें आगरा नहीं जाना पड़ता था ताजमहल देखने के लिए, मिस्र नहीं जाना पड़ता था पिरामिड देखने के लिए, हम यही देख रहे थे। लेकिन वहां ये नहीं सोच रहे आपकी जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां अजमेर में भी नहीं देख पाएंगी पिरामिड, और ना पिरामिड के अंदर पूरे मिस्र जा पाएंगी। ये जिस तरीके की तबाही के हालात चल रहे हैं, वो सारी तबाही के हालात पर जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम चिंतन नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहां कहीं। अब मैं चाहूंगा कि जीव जंतुओं की उस पर बात किया जाए, प्रकृति पर बात की जाए कि अजमेर के एनवायरमेंट में प्रकृति की जो स्थितियां थी, पहाड़ कैसे काटे जा रहे हैं, झील कैसे बर्बाद की जा रही हैं, और किस तरीके से जीव जंतुओं की वो घर छीने जा रहे हैं, उनके घोंसले छीने जा रहे हैं पक्षियों के। ऐसा क्या हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? सर, पहले तो रिसेंटली हमने ये भी देखा कि पिछले 2 साल में हमारे सारे जो ग्रीन बेल्ट्स थे वो टोटली कवर्ड करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कहीं पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर दिए। कोई गांधी स्मृति उद्यान है, उन पे कंस्ट्रक्शंस कर दिए। उससे क्या हुआ सर, जो प्लांट्स थे जो एक नेस्टिंग के रूप में काम करते थे, वो टोटली डिप्लीट होते जा रहे हैं। डे बाय डे हम मतलब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कंक्रीट के जंगल। हम लोग इंस्टेंट ऑफ प्लांटेशन, हम लोग सारा प्लांटेशन डिप्लीट करके कंक्रीट के जंगल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है इन सारे इश्यूज के लिए। उसके बाद वेटलैंड्स हम ये भी जानते हैं कि वेटलैंड्स एक्ट एज अ किडनीज ऑफ द लेक्स, या फिर कोई भी वाटर बॉडी की एक तरह से किडनी होती है। वो भी कई जो ब्रीड्स होती है अपनी बर्ड्स की, या कोई भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे ब्रीडिंग का ग्राउंड देती है। आपने अगर वहाँ कंस्ट्रक्शंस कर दिए तो वहाँ पे भी आपका एक टोटली लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया। यहाँ पे कई सारे पहले माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, उनकी नेस्टिंग की प्लेस वेटलैंड्स होती हैं। कई जगह ऐसे भी जो birds होते हैं which cannot make nest on the trees, they can make on in the wetlands, और जो shrubs होती हैं छोटी छोटी उसके अंदर वो छुप जाती हैं, जो उसको हाइड कर लेती है। रिसेंटली क्या हुआ, वो सारा वेटलैंड हटा दिया। अब अगर वो वहाँ नेस्टिंग भी करते हैं तो शाम को क्या होता है कि जो भी वहाँ पे जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं मोस्टली, वो उनके नेस्ट को ख़राब कर देते हैं या उनके बच्चों को खा जाते हैं। तो ये मोस्टली कारण हो रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स का जो रिडक्शन हो रहा है वो एक मतलब प्रे साइकिल बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये कल आप भी ने भी यही का मतलब जो बात ये ध्रुपद कह रहे हैं वही बात आपने बताई थी। अब इसका इलाज क्या है? अवेयरनेस के अलावा क्या कोई इलाज, कोई निगरानी नहीं रखेगा? कोर्ट इतना सब कुछ कर रही हैं, हम लोग अंदर से मतलब टूट नहीं रहे, पेड़ को काटा जा रहा है। आज अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था, पृथ्वी दिवस पर एक हमारे बाबूलाल जाजोदिया हैं, बाबूलाल जाजू हैं, हाँ। भीलवाड़ा के बहुत अच्छे पर्यावरण विज्ञ हैं तो वो बता रहे थे कि सब अजमेर मतलब कोटा से लेके भीलवाड़ा तक की वो कॉलोनी एक कोई बन रहा है, वहाँ पर कोई थर्मल पावर का वो बन रहा है ग्राउंड। तो उसमें कह रहे हैं 20,000 पेड़ काट दिए। बिल्कुल। इस बेरहमी से आप पेड़ काट रहे हो, इस बेरहमी से आप पहाड़ को काट रहे हो। वहाँ के जो जीव जंतु है वो आपके शहर में नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? जब आपने उनका पानी खत्म कर दिया, उनका घर खत्म कर दिया, उनके जंगल के अंदर जब उनके लिए शिकार खत्म हो गए तो कहाँ शिकार ढूंढेंगे? फिर हम ही को बनाएंगे वो शिकार। तो जो अब हमारे अंदर का जो जानवरपन है वो अगर हम दूर नहीं करेंगे तो बाहर के जानवरों से मुकाबला कैसे करेंगे? क्या सोचते हैं आप इस विषय में? नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप जो बोल रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, एक तो अपना खुद का वेस्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम करें, और दूसरा मुझे लगता है कि एक्टिविज्म जो ऑलरेडी सर कर रहे हैं, उसके अलावा जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग हमको सप्रेस करते ही जाएंगे। तो आपको अपने लिए बोलना सीखना ही पड़ेगा। आपने आज नहीं बोला तो आपके आने वाली जनरेशन गूंगी हो जाएंगी। और आने वाली जनरेशन क्या, अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इतना तेज हो रहा है कि आगे आने वाले 5 सालों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अजमेर रहने लायक नहीं हो जाएगा। 50 डिग्री तक अगर टेम्परेचर पहुंच जाएगा, आना सागर पूरा चोक हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? किस तरह की सांस लेंगे? अभी जैसे यही हालत वरुण सागर की हो रही है। यही जो पानी आता था पहले, आपने कल भी जिक्र हुआ था अपना, और आपने तो इसको बहुत नज़दीक से देखा है। ये जो जलकुंभी जिस तरीके से आई थी, और जलकुंभी क्या खत्म हो गई है या उसके आने की आशंकाएं अभी भी हैं, ये सोचने की बात है। जब जलकुंभी आई थी या जब कभी जलकुंभी तो वापस आएगी, आप देखिएगा।
दोस्तों आप ये देखिए, ये पर्यावरण विज्ञ ये जान रहे हैं, इनको पता है कि जलकुंभी आएगी। ध्रुपद और इनके फादर अशोक मलिक हमेशा ये कहते रहे कि जलकुंभी लौटेगी, जलकुंभी अभी नष्ट नहीं हुई है। तो हम हटा देना या उसको साफ कर देना कोई बात नहीं है, पैदा ना हो जलकुंभी, तो उस तरीके के हम इवन अभी उसके जो आप किनारे देखेंगे, किनारों पे कई कई साइड पे जलकुंभी है, छोटी क्वांटिटी में है, वो अभी ये फिजिकली रिमूव कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी फैल नहीं पा रही। बट जो वे ऑफ रिमूवल था वो टोटली गलत था, क्योंकि उसके जो सीड्स थे या जो उसके ऑफसेट्स थे वो ऑलरेडी अभी भी वहीं पे पड़े हुए हैं। और कई कई ऐसे भी जगह वहां पे जाके स्ट्रक हो गए, जैसे अब पाथवेज है, पाथवे के अंदर टोटली सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या हुआ, कोई भी छोटी सी भी दरार बन गई, उसके अंदर जाके उसके सीड्स स्टोर हो गए, या उसके ऑफसेट्स, एक सिंगल ऑफसेट भी, क्योंकि ये वीड है, सिंगल ऑफसेट भी एक बड़े प्लांट को बर्थ दे देती है, एक सिंगल से पूरा का पूरा लेक कवर। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये होती है इसके अंदर जड़ें नहीं होती, ये जड़ें नहीं होती, ये पानी ही इसकी इनकी वो करता है। जैसे अपन अमर बेल होता है, तो दूसरे पेड़ पर वो बेलें चढ़ जाती हैं और वो उन्हीं को क्लोरोफिल लेती रहती है, उसी से चलती है। तो ये सारा का सारा है। तो इस तरीके से हम जो अवेयरनेस, हमारा जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो हमारे को, ना हमारे पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, ना हमारे पास पानी का स्टोरेज है, दूषित पानी आता है, कभी टाइम पर वो नहीं, मतलब इस तरीके की ये सारी, क्योंकि हमने छेड़छाड़ की है, हमने हमारी जो प्रकृति से जो छेड़छाड़ की, जो सलूक किया, वही प्रकृति हमारे साथ कर रही है वो सारा का सारा। लेकिन एक अच्छी बात है कि प्रकृति फिर भी बदला लेने में हम जितनी माहिर नहीं है, ये मानते हैं आप, है ना? क्योंकि प्रकृति जैसे बात कर रहे थे आप, बहुत अच्छी बात आपने बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात। मैंने लोगों को भी कहा कि यार देखिए कितनी अच्छी बात छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं आजकल, कि पेड़ जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं, पेड़ के पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन पेड़ हवा देना बंद नहीं करते, ऑक्सीजन देना नहीं छोड़ते। आप तो दुश्मनी निभाने के लिए आगे नहीं आते, लेकिन हम तो ऐसे मतलब जानवर हैं कि जानवर भी हमसे बहुत आगे हैं। तो सारा का सारा ये जो सिस्टम, इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, तो इसके लिए मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप ये कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को, युवा पीढ़ी को? अपनी आवाज रखिए, अपनी आवाज रखिए, आसपास में जो हो रहा है उस पर ध्यान रखिए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाइए, ज्यादा अपना प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिड्यूस कीजिए, और इन सबसे ऊपर है कि आप अपनी आवाज उठाइए। अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा है, पेड़ कट रहा है या फिर प्रकृति से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, उससे पहले तो आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है क्या गलत हो रहा है तो आप किसकी तरफ आवाज उठाएंगे? तो पहले अवेयर हुई प्रकृति के लिए, और उसके बाद अपनी आवाज उठाने में झिझकिए मत। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? सर मेरे को एक बात याद आती है, जब मैं एनजीटी की पेशी पे था, उस दिन जस्टिस शिव कुमार सिंह थे, उन्होंने 7 वंडर के इशू पे एक लाइन बोली थी। जब हम एग्जीक्यूशन में थे तब उन्होंने एक लाइन कही थी कि आप 7 वंडर को मत तोड़िएगा, बट नेचर हैज अ पावर कि वो अपने आप इसको हटाने की ताकत भी रखती है। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में सेम थिंग हुई कि आपने सारे वाटरवेज के अंदर, ये वाटर कैचमेंट्स के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन राइज कर दिए। वहाँ पे क्या हुआ, एक बरसात आई, सारे रिवर्स वापस चालू हो गई, नेचुरल फ्लोज वापस चालू हो गए, सब कुछ इरेडिकेट हो गया। तो दैट इज वाई कि अगर आप इन्वायरमेंट को जितना ज्यादा छेड़ोगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको छेड़ना शुरू कर सकती है। रास्ता बनाएगा, पानी भी रास्ता बनाता है, हवा भी रास्ता बनाती है, वो रास्ता थोड़ी भूलती है हमारी तरह से। अभी हर साल फ्लड आ ही रहा है ना। हाँ, आ रहा है अपने पास, हर साल डूबने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना अभी इस कार्यक्रम के अंदर हमने जो विशेष पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम किया, उसमें आपको ध्रुवत मलिक और सृष्टि भार्गव, डॉक्टर सृष्टि भार्गव ने अपने विचार बताए। दोनों जवान बच्चे हैं। इन लोगों की पीड़ा अगर आप समझ पाते हैं, इन लोगों की ज़ुबान को आप समझ पा रहे हैं, तो इनकी ज़ुबान को आप आवाज़ दें। और जहाँ कहीं आसपास आपको लगता है कि प्रकृति के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके साथ रेप हो रहे हैं, उनके साथ में कोई कुचला जा रहा है प्रकृति को, तो आप खड़े हो जाइएगा, मुट्ठी तानिएगा। क्योंकि आप अगर मुट्ठी नहीं तानेंगे, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी होंगी। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, दिमाग नहीं होगा, सोच नहीं होगी, चिंतन नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? दोस्तों, अगर बचना है तो आज से ही इस पृथ्वी दिवस पर आप संकल्प लीजिए कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इसको हरी भरी रखने के लिए, इसकी सांसों को कायम रखने के लिए आप कोई बुलंद आवाज़ करेंगे। आपकी आवाज़ ही कल का भविष्य निर्धारित करेगी। यही मुझे कहना है। धन्यवाद, आप आए। धन्यवाद सृष्टि, धन्यवाद ध्रुपद, थैंक यू।